Important MCQ of lesson Nationalism in India. This is a first part. So first question is here already has given which of the following situation in India were the result of the First World War. क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सा इम्पैक्ट जो है इंडिया में देखने को मिला। तो कह रहा है पहला ऑप्शन इज हियर, फर्स्ट इज हियर, देयर वाज अ वाइड स्प्रेड एंगर इन अ विलेज ड्यू टू द फोर्स रिक्रूटमेंट। पहला इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि ब्रिटिश के द्वारा गांव में जा जाकर लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा है कि कस्टम ड्यूटीज़ वेयर इंक्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिश के द्वारा कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज कर दिया गया। तीसरा चीज़ कह रहा है कि इनकम टैक्स वेयर इंट्रोड्यूस। ये पहली बार भारत में पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश के द्वारा। इससे पहले इनकम टैक्स यहाँ नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। चौथा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द एबव मेंशन सिचुएशन टुक प्लेस एज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यस, सो थ्री रीजन्स, तीनों रीजन्स देखने को मिला था इम्पैक्ट के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी हम कह सकते हैं कि डी हमारा ऑप्शन होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन goes next second, as the census of 1921 million of the people died due to। कह रहा है कि एक एपेडमिक आया था 1921 के सेंसेक्स के अनुसार। कह रहा है कि एपेडमिक के अनुसार कितने लोग मारे गए थे। तो कह रहा है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक एपेडमिक आया, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जगह इंडिया में क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ की कमी हो गई, यानी क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द 1819 एंड 1921। सो 1921 अप्रॉक्स 12 and 13 million people died due to the famines and epidemic. So answer will be A. Next question 3. So here, which among the following was the prime factor in emergence of the modern nationalism in India? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव में प्रमुख कारक था। तो कारक ये था कि लोग क्या हुए, सोच रहे थे कि नेशनलिज्म इन इंडिया की भावना सब में आए, तो न्यू आइडियाज़ भी आ गया था, आइकन्स भी हो गए थे, न्यू सिंबल्स भी मिल गए थे, और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी सभी लोग, राष्ट्रवाद की भावना इतना पनप गई थी, मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना इतना ये हो गई थी कि हर एक कोई क्या था कि कॉलोनियल के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहा था। सो तीसरा आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। सो यहाँ ध्यान देने की बात ये है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कौन सा ऐसा इम्पैक्ट है जो भारत पर फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय नहीं पड़ा था। तो हम जान रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा सा, तो कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया पर इम्पैक्ट इतना पड़ा था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। यानी सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट करने लगा, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर की जब बढ़ाया गया तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो टैक्स है वो इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या देखा गया और इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो कह रहा कि फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर वाज इंट्रोड्यूस इन द विलेज। जबरदस्ती लोगों को गांव में जाकर ब्रिटिश क्या कर रहा था, लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहा था। क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वार में जाने के लिए।
तो ये भी इम्पैक्ट पड़ा था। तीसरा कह रहा है कि इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस एंड कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज्ड। यस, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था और कस्टम ड्यूटीज़ लगा दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा था, जो इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इंडिया से बाहर सामान भेजा जा रहा था, उस पर भी क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जब सामान अपना बेचना चाह रहे थे, उस पर भी क्या किया गया कि ड्यूटीज़ इंक्रीज कर दिया गया, कस्टम यानी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। चौथा चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा, तो प्रभाव ये नहीं पड़ा, ये चारों चीज़ इम्पैक्ट पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के कारण ये चारों चीज़ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। कह रहा है कि 1, 2, 3 ये तीनों प्रभाव देखने को मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। चौथा कह रहा है कि द हार्डशिप इंडेड विथ द वार एज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन अ रॉलेट एक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है कि युद्ध के साथ कठिनाइयाँ समाप्त हो गई क्योंकि अंग्रेजों रॉलेट एक्ट की शुरुआत की। ऐसा तो नहीं है कि अब समस्या हल हो गई इसलिए रॉलेट एक्ट स्टार्ट हो गया, ये भी इम्पैक्ट नहीं है। तो यही आपका इम्पैक्ट नहीं है, बाकी सभी इम्पैक्ट जो 3 इम्पैक्ट था देखने को मिला। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन है हमारा की बात करेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। अब कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है भाई, कौन सा इसमें से जो पॉइंट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉलेट एक्ट को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन की बात करें, हम डिफिनेशन की बात करें रॉलेट एक्ट का, तो हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट गिव्स द ब्रिटिश ऑफिसर्स इनफ पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड पुट देम इन अ प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी रीजन। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कहता है कि ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को पावर दे दिया गया रॉलेट एक्ट के अनुसार, और उसमें क्या किया गया कि पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेस करने के लिए ये पावर लाया गया, रॉलेट एक्ट लाया गया। किसके द्वारा लाया गया भाई, तो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। तो अब इसमें से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा ये है। तो कह रहा है कि इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। दूसरा है कि इट डिड नॉट अलाउ द डिटेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द ट्रू। यही चीज़ आंसर यही होगा कि पॉलिटिकल रॉलेट एक्ट में क्या किया गया कि 2 साल को पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल कर दिया जाता था बिना एनी रीजन्स का, विदाउट ट्रायल किए हुए। तो ये सेटिस्फाई करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, पावर दिया गया था रॉलेट एक्ट में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि इट अलाउड टू डिस्टिंग्विश द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द, इट अलाउड टू, नहीं अलाउड नहीं करता है ये, अलाउड, इट डिड नॉट अलाउड द डिस्टिंग्विश द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द ट्रायल हो गया। इट अलाउड कह रहा है कि ये आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट ट्रू स्टेटमेंट है कि इट अलाउड टू बी डिस्टिनेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल ऑफ द फॉर 2 years। तो आंसर ये होगा, ये डिड नॉट लग गया तो ये आंसर नहीं होगा। चौथा है कि गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द मोटिवेशन, हाँ, नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। नो, ये नहीं है, रॉलेट एक्ट से कोई इसका संपर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आंसर ये हुआ, ये हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सत्याग्रह। कह रहा है कि सत्याग्रह के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, ये फिजिकल फोर्स नहीं था, ये सही बात है। दूसरा चीज़ कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ वीपन टू बी, नहीं इसमें वीपन कोई यूज़ नहीं किया गया था, सो ये स्टेटमेंट गलत है। द सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट
पेन ऑफ द एडवाइजरी, नो। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कहने का मतलब ये है कि ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ सही है और ये ऑप्शन ए बी सी मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है कि फ्रॉम वेयर एंड इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। तो ऑलरेडी यू नो, आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका जनवरी 1915 में गांधी जी क्या किए थे, वापस आए थे। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, चंपारण सत्याग्रह 1916 वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट। कह रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, रिटर्न आए थे, कब आए थे, तो 1916 में आए थे, सॉरी 1915 में आए थे। तो 1915 में जब इंडिया आए गांधी जी, तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किया। पहला 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया इसने, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया। उसके बाद खेड़ा में किए। खेड़ा के बाद आपका एक अहमदाबाद जो मिल के लेकर किए थे वो था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो था चंपारण सत्याग्रह जो था, ये इट वाज द रिलेटेड फ्रॉम द इंडिगो से था, इंडिगो प्लांटर्स था, प्लांटर्स। नेक्स्ट हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द पीजांट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कुड नॉट द पे रेवेन्यू बिकॉज दे वेयर अफेक्टेड बाय द क्रॉप्स फेलियर। क्रॉप्स फेलियर भी थे, उनका क्रॉप्स भी फेलियर हो गया था, एक्सट्रीम पॉवर्टी भी था, बहुत ज़्यादा गरीबी थे, ये प्लेग फैल गया था, एपिडेमिक था। तो कहने का मतलब इसीलिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो भी किसान थे वो क्या कर रहे थे, रेवेन्यू देना नहीं चाह रहे थे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि आंसर जो है हमारा डी होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी भी देखने को मिला था, क्रॉप्स फेलियर भी हो गए थे, प्लेग एपिडेमिक भी हो गया था। तो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों चीज़ देखने को उस समय मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट कुड नॉट पे द रेवेन्यू, क्यों नहीं किए? तो ये सब कारण था, इसलिए नहीं किए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन आर ट्रू। कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कहने का मतलब है कि नॉन कोऑपरेशन का प्रभाव क्या पड़ा हम लोगों पर। तो प्रभाव ये पड़ा पूरे भारत में कि इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 टू 1922। कह रहा है कि 1921 और 22 में जो इम्पोर्ट हो रहा था, जो फॉरेन से हम लोग क्या कर रहे थे, कपड़ा मंगा रहे थे, वो नॉन कोऑपरेशन का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसमें आधा हो गया इम्पोर्ट, यानी बाइकट करने लगे लोग, फॉरेन गुड्स क्लॉथ बाइकट करने लगे। किसका प्रभाव रहा भाई? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। दूसरा चीज़ है कि इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन अ फॉरेन गुड्स इन और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। क्या करने लगे? यहाँ के जो इंडियन पीपल थे, मर्चेंट्स हुए, ट्रेडर्स हुए, पिजांट्स हुए, सभी लोग क्या करने लगे, फॉरेन गुड्स जो थे, ये खास करके जो मर्चेंट्स लोग थे, ट्रेडर्स लोग थे, ये फॉरेन गुड्स अब लाना बंद कर दिए, फाइनेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड करना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का ये बहुत बड़ा प्रभाव था और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है? तो इसलिए ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड द हैंडलूम्स वेंट। एक चीज़ और देखने को मिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि जितने सारे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे, हैंडलूम थे, ये वेंट अप हो गया, यानी राइज अप हो गया। क्यों राइज अप हो गया? क्योंकि लोग क्या करने लगे, फॉरेन क्लॉथ और फॉरेन गुड्स को क्या करने लगे, बाइकट करने लगे। तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बने हुए जितने सारे चीज़ होते थे, कपड़ा होते थे, हैंडलूम्स होते थे इंडिया का, सबका डिमांड बढ़ गया।
तो सबसे बड़ा प्रभाव ये देखने को मिला कि नेशनल कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट इज ट्रू, क्या हुआ भाई, तो इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा चीज़, मर्चेंट ट्रेडर्स रिफ्यूज करने लगे ट्रेड फॉरेन गुड्स का। तीसरा चीज़ क्या देखने को मिला, इंडियन मेल्स क्या हो गया, राइज अप करने लगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू। किसके ये में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ये तीनों प्रभाव देखने को मिला भारत के लोगों पर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अवध में असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये चीज़ जानना है। तो कह रहा है असत्य है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अवध जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था इन अवध में किसानों के द्वारा जो किया गया, किसके खिलाफ आवाज़ किया गया। हम लोग तो जान रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। इसमें क्या था भाई, तो किसानों के लिए इसका मीनिंग अलग था नॉन कोऑपरेशन का। तो अवध के जो किसान थे वो किसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं, तो तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। दूसरा चीज़, इन अवध द पीजांट्स वेयर लेड बाय द बाबा रामचंद्र। कह रहा है कि जो अवध किसान हुआ उसमें कौन लीड कर रहे थे भाई, तो बाबा रामचंद्र दास ने, ये बाबा रामचंद्र ये लीड कर रहे थे। तो ये भी सही है। अब कह रहा है कि टेंटेंट्स हैड नो सिक्योरिटी टू टेंडर्स, ये भी सही है। कहने का मतलब ये है कि किराएदारों के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी, ये भी सही बात है। उसके लिए अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे थे वहाँ। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, असत्य है। तो असत्य ये है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध में हुआ उसमें फॉल्स ये है कि द पीजांट्स डिड नॉट डिमांड द ऑब्लिशन ऑफ द बेगार। लोगों ने क्या किया कि किसानों ने विकास की मांग नहीं की थी, विकास की मांग नहीं की थी बेगार लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपका डी जो है क्या है, असत्य है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें थोड़ा सा 22 देखें क्या है। द ट्राइबल पीपल रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द विच फ्लोइंग रीजन्स। अब कह रहा है कि ट्राइबल पीपल के द्वारा ब्रिटिश के अगेंस्ट में कौन से आवाज़ उठाए गए, देखते हैं थोड़ा सा। क्यों रिवोल्ट किए ट्राइबल पीपल, क्यों रिवोल्ट किए, किसके, ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसलिए रिवोल्ट किए, सुन लीजिए क्या रिवोल्ट का कारण था। पहला रिवोल्ट का कारण था उनका आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह निम्नलिखित में से किस कारण से किया था। तो पहला कारण ये था कि ट्राइबल पीपल वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द फॉरेस्ट ग्रेज देयर कैटल। ब्रिटिश ने क्या किया था कि एक लॉ लाया था डाइटरीज ब्रैंडिस के द्वारा, जिसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो कह रहा है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें किसी भी ट्राइबल पीपल या कोई भी इंडियन पीपल को जाने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। यानी कहने का मतलब है कि दे वेयर नॉट अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल, ये पहला चीज़। इसलिए वहाँ जो ट्राइबल पीपल थे, नियर अबाउट दोज पीपल लिव नियर द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठा दिया। तो कह रहा है कि ये इसलिए उठा दिए क्योंकि ब्रिटिश हैव नॉट गिवन द परमिशन टू गो इन द फॉरेस्ट टू ग्रेजिंग देयर कैटल, कैटल को चराने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए। दूसरा है, देखते हैं दूसरा कारण क्या था। तो कह रहा है कि द ट्राइबल पीपल प्रिवेंटेड फॉर द कलेक्टिंग फ्यूल्स एंड फ्रूट्स। उतना ही नहीं, कह रहा है कि ट्राइबल पीपल का गुस्सा का एक और कारण था ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि जंगल से किसी की, मतलब किसी भी पर्सन को फ्यूल वुड नहीं लाने की अनुमति थी, फ्रूट्स नहीं ले सकते थे। तो आप सोचिए, हम लोग अभी तक जानते हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो कंप्लीट रूप से दे डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पर ही डिपेंड हैं और उनको फॉरेस्ट
में जाने से मना कर दिया जाए तो क्या करेंगे, वो अगेंस्ट में आवाज़ तो उठाएंगे ही। इसलिए ये कारण था कि जब उनको फ्यूलूड नहीं लिया जा मतलब नहीं लेने दिया जा रहा था और फ्रूट्स नहीं लिए देने जा रहा था, तो उन्होंने आवाज़ उठाया। तीसरा चीज़ क्या करा कि द ट्रेडिशनल राइट टू ट्राइबल पीपल वेयर डिनाइड। उतना ही नहीं, और क्या किया ब्रिटिश कि जो ट्रेडिशनल राइट था, उनका परंपरागत जो अधिकार था, उस अधिकार को भी छीनने चाह रहा था। कौन? ब्रिटिश। और लोगों को बोलता था कि सिविलाइज करना चाह रहे हैं हम। तो ट्रेडिशनल को भी ये लोग छीनना चाह रहे थे, ब्रिटिश लोग छीनना चाह रहा था ट्राइबल पीपल से। तो इसके कारण से ये 3 कारण यहाँ देखने को मिला, महत्वपूर्ण कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन सा ऐसे रीजन्स हैं जो ट्राइबल पीपल से छीन लिया गया, राइट्स छीन लिया गया, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों रीज़न जो था बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी के कारण से वो क्या किए, ट्राइबल पीपल्स जो हैं ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर हो जाएगा, उसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि द प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन एज पर। कह रहा है कि कौन सा, कह रहा है कि प्लांटेशन और वर्कर नॉट परमिटेड द लिव्स। कह रहा है कि किसी भी प्लांटेशन वर्कर को काम छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। कौन सा ऐसा एक्ट ला दिया, कौन सा ऐसा सिस्टम ला दिया ब्रिटिश भाई, जिसमें किसी भी वर्कर को जाने की अनुमति नहीं थी काम छोड़ के? तो हम लोग जानते हैं कि प्लांटेशन वर्कर का मतलब है कि मीनिंग फॉर प्लांटेशन वर्कर ऑफ स्वराज। यानी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग इंडियन पीपल के लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। ठीक है, तो कह रहा है कि अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इनलैंड, कह रहा है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास किया था। इन दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। ये नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे भाई? तो कहने का मतलब है कि वेन प्लांटेशन वर्कर हेयर्ड, सुने थे, प्लांटेशन वर्कर बेचारे सुने थे। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर क्लियर हो गया हम लोग का कि प्लांटेशन वर्कर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन एज पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर काम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये क्यों लाया, आखिर कारण क्या था? तो क्या हो रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जितने सारे टी प्लांटेशन वर्कर थे उनको गलतफहमी हो गया। क्या गलतफहमी हो गया? कि उनको लगने लगा कि गांधी जी के द्वारा गांवों में ज़मीन दिया जा रहा है, इसलिए वो काम छोड़कर भाग गए। लेकिन ये क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बीच में ही अरेस्ट कर लेती है और उनको चारदीवारी के अंदर बंद कर देती है। और थाउजेंड ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशन एंड बैक होम। वो वापस होना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि दे बिलीव्ड गांधी जी वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन द लैंड इन देयर ओन विलेज। इसलिए उनको लग रहा था कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। चौथा क्वेश्चन हम लोग का 14 क्वेश्चन है कि गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। कह रहा है कि गांधी जी ने क्यों, कह रहा है कि गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन को फॉल डाउन कर दिया जाए, इसको विथड्रॉल कर दिया जाए, बंद किया जाए, विथड्रॉ किया जाए। क्यों किया जाए? तो हम जान रहे हैं कि चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था आपको मालूम होगा आप लोग को। तो ये इंसिडेंट हुआ था आपको कि ऑन 2 फरवरी 1922 people were protesting against high food and liquor meat prices at the marketplace. They were beaten by the police and the many of their leaders were arrested and detained at the Chauri Chaura police station with the volunteers planned other protest against the police. तो कारण क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज द बिकमिंग द वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था 1922 में,
ये बहुत जगह क्या हो गया कि वायलेंट हो गया, जिसके कारण से क्या करना पड़ा, गांधी जी को बंद करना पड़ा, गांधी जी को बंद करना पड़ा मूवमेंट को। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किए। तो हम लोगों को याद रखना होगा कि कब किए, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद किए, यानी फरवरी 1922 में इन्होंने क्या कर दिया कि 2 फरवरी 1922 के बाद घटना जो हुआ चौरा चौरी, उसके बाद गांधी जी ने क्या कर दिया, पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर 15 आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने बनाया? तो इट्स वेरी सिंपल आंसर है कि स्वराज पार्टी किसने बनाया? तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। सो आंसर विल बी ए, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। बट यहाँ एक चीज़ याद रखना है, बट कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस were not did not participated as thought India would get independence by the mass struggle। वो लोग इस पार्टी को अटेंड नहीं किए थे। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी लेसन का नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू।